आज देखिए बड़ी पीछे अच्छी लाइन लिखी गई है, एक पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। लिखा हुआ है परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर रहते हैं वही लोग खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी गई है, और तालियां उसके लिए जिसने लिखी हुई हैं, प्लीज जल्दी से। बस बस ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रत्यवर्ती धारा के परिपथ पढ़ रहे हैं इस समय हम लोग, एसी सर्किट्स। और एसी सर्किट्स में हम लोगों ने अभी तक 3 तरह के सर्किट्स को स्टडी किया। एसी सर्किट विथ प्योर रेसिस्टेंस, दूसरा पढ़ा एसी सर्किट विथ प्योर इंडक्टेंस, और तीसरा पढ़ा हुआ है एसी सर्किट विथ प्योर कैपेसिटेंस। बउआ हो बस भैया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट विथ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस। तीनों को कंबाइंड करके हम कनेक्ट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। देखो यहां पर हो ये सकता है, क्योंकि रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस 3 एलिमेंट है, 3 कंपोनेंट है सर्किट के। अगर 3 कंपोनेंट हम कनेक्ट करेंगे तो हम चाहें तो तीनों को आपस में एक के पीछे एक लगा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कि ये सीरीज में कनेक्ट है। और हम चाहें तो तीनों को ऐसा लगा सकते हैं, तीनों को एक सिरे एक तरफ, दूसरे सिरे दूसरी तरफ कनेक्ट कर देंगे। फिर हम बोलेंगे कि तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर में। तो 3 कंपोनेंट्स हम जोड़ रहे हैं, और चाहे तो उनको सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं और उनको पैरेलल में भी कनेक्ट किया जा सकता है। आज हम जिस क्रम में उनको कनेक्ट कर रहे हैं वो है सीरीज, इसलिए हेडिंग डालेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट। ये एलसीआर सीरीज सर्किट होगा जिसमें एल भी होगा इंडक्टेंस, सी भी होगा कैपेसिटेंस, और आर भी होगा रेसिस्टेंस। और तीनों आपस में जुड़े कैसे होंगे? सीरीज में, श्रेणी क्रम। तो इसको बोला जाता है एलसीआर श्रेणी परिपथ। तो आप हेडिंग हिंदी में डाल सकते हैं, एलसीआर श्रेणी परिपथ, एलसीआर श्रेणी परिपथ। यहां से बोर्ड अगर चमकता है ना, ये सीट यहां लगाओ आप और यहां बैठो, देखो फिर नहीं चमकेगा। डालो डालो, ठीक रहेगा। बस उनके पैर बचा के डालना, किसी पैर एक हाथ के ना तोड़ देना। ऐसे नहीं बउआ, ऐसे से डालो, ऐसे थोड़ा सा आगे हल्का से करो, पैर बचाए रहना किसी के। लिख लिया भैया? तो देखिए सबसे पहले जो सर्किट में जितनी चीजें हम पढ़ते रहे हैं, बारी बारी से उनको ही स्टडी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सर्किट डायग्राम। और बहुत अच्छे से समझिएगा, बिकॉज इन एसी सर्किट्स LCR सीरीज सर्किट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट। एसी सर्किट्स में LCR सीरीज सर्किट जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा आप। सर्किट डायग्राम अभी आप समझ रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू कनेक्ट ऑल द 3 कंपोनेंट्स इन सीरीज। सबसे पहले क्या लगा देंगे? L। किसी को भी आप लगा सकते हैं, RLC कर लो। और देखो इसका जरूरी नहीं कि बार बार LCR ही पढ़ो, आप RLC भी पढ़ सकते हो, आप CLR भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आप CRL भी पढ़ सकते हो। तो LCR कोई जरूरी नहीं कि LCR पढ़ो, LCR का मतलब तीनों लगे हैं उस पे। यहां पर सबसे पहले मैं R लगाऊंगा, R मतलब रेसिस्टेंस। मान लिया कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो R है। इसके बाद हम L लगाएंगे, L मतलब कॉइल, इंडक्टेंस। और उसके बाद हम सीरीज में एक कैपेसिटेंस लगा देंगे। ये जो कॉइल है इसका इंडक्टेंस हमने मान लिया L है, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक।
और ये जो कैपेसिटर लगा है इसकी धारिता हमने मान ली C है, कैपेसिटेंस। इसको हमें AC सप्लाई देनी है। ये देखिए हम इसे AC सप्लाई दे रहे हैं। AC सप्लाई देने के लिए AC सोर्स बनाना पड़ेगा, और आप जानते हो AC सोर्स को आप पहचानते हैं। आप ये AC का हमने सोर्स बना दिया, ठीक है बेटा। तो ये R, L और C तीनों कंपोनेंट्स कौन से क्रम में लगा दिए हमने? सीरीज में, इसीलिए इसका नाम है LCR सीरीज सर्किट, ठीक है। इसके बाद हम वोल्टेज की इक्वेशन ऑफ EMF, इक्वेशन ऑफ EMF जो हमने इस पे अप्लाई किया है, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये इतने EMF का सोर्स हमने इस पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ करंट भी चाहिए हमको इसके बाद। तो करंट की इक्वेशन अभी बनाएंगे। एक काम और करना पड़ेगा इस पे ऑर्डर जो अभी तक पढ़ते आए हैं, इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने का ऑर्डर ना थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारी चीजें लगी हैं। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा पढ़ाई का, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा इस पे। अब आप देखो, ये सर्किट डायग्राम बना है, ये इसका प्रतिरोध है, ये इसका कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, और ये धारिता है। हम ये करना चाहते हैं कि जब हमने यहां से अप्लाई किया, तो जो सोर्स से हमने EMF अप्लाई किया, उस EMF की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? उस EMF की मैक्सिमम वैल्यू E नॉट। समझ आ रहा है? अब EMF एक प्रकार का क्या है? वोल्टेज। इसका मतलब यहां से जो सप्लाई आप दे रहे हैं, उस वोल्टेज का सबसे महत्तम मान कितना है? E नॉट है, और वो मैक्सिमम वैल्यू इस पे जाती है। इस पे भी इसको भी मिलेगी। वोल्टेज का सीरीज में आपने रूल पढ़ा हुआ है, सीरीज में वोल्टेज का क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, बटेगा सबको, या सबको वोल्टेज सेम मिलेगी? सीरीज है, क्या होगा वोल्टेज का? वोल्टेज बट जाएगा, इसको थोड़ा मिलेगा, थोड़ा इसको मिलेगा, थोड़ा इसको मिलेगा, लेकिन तीनों के एक क्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा, अगर हम उन तीनों को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो E नॉट के इक्वल आना चाहिए। कुछ समझ आ रही मेरी बात आपको? ठीक है, हम पता लगाना चाहते हैं इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, तो उसके लिए करंट माननी पड़ेगी। मान लिया सर्किट में मैक्सिमम करंट I नॉट है। मैक्सिमम करंट को आप क्या लेते हो? I नॉट ही लेते हो। तो मान लिया कि सर्किट में मैक्सिमम करंट I नॉट है। माना परिपथ में अधिकतम धारा I नॉट है। आप जानते हैं जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, इसी का कैलकुलेशन करेंगे। अगर I नॉट है तो प्रतिरोध की सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आपने पढ़ा है सब, हो सकता है आपको याद हो ना याद हो। प्रतिरोध की सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उसे हम VR से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस। तो उसको हम किससे प्रदर्शित कर लेंगे बउआ? VR से। और VR का सूत्र क्या होगा? V का फॉर्मूला आपको याद होगा, I into R। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VR? दिस विल बी I नॉट into R। इतना वोल्टेज रहेगा इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच में।
अब कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर बताइए। कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे VL, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस। कितना आएगा, याद है किसी को? आपको याद होगा, अपोजिशन टू द करंट ड्यू टू इंडक्टेंस। कुंडली की वजह से धारा के मार्ग पे जो अवरोध आता था वो एक्सियल था, याद आया? और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, E0 अपॉन I0। तो अगर यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, I0 इंटू एक्सियल। समझ आया आपको? तो कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर I0 इंटू एक्सियल, I0 इंटू XL। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर I0 तो सर्किट में मैक्सिमम करंट है, एक्सियल क्या चीज है? प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे इसको। और इसकी भी एक वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी, किसी को भी याद हो? एक्सियल इज इक्वल टू ओमेगा एल, याद आया आपको? तो हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, I0 इंटू ओमेगा एल। ये कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर आ गया। अब संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर निकालो। संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, संधारित्र के सिरों के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम VC से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिस तरीके का फॉर्मूला कॉइल के सिरों के बीच विभवांतर का है, उसी तरीके का फॉर्मूला संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर का था। अब याद करें, कैपेसिटर के लिए ऑपोजिशन टू करंट यानी कि परिपथ धारा के मार्ग में रुकावट अवरोध को किससे लिखा गया था, XC, धारितीय प्रतिघात कहा गया था। और इसका फॉर्मूला E0 अपॉन I0। तो अगर उसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, E0 इज इक्वल टू I0 इंटू XC। और XC का फॉर्मूला किसी को याद है? XC क्या कहा जाता था, धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा C। सबसे पहले ये फॉर्मूला नोट करिए, I0 इंटू XC। और XC की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन ओमेगा C। इट विल बी I0 अपॉन, क्योंकि 1 अपॉन ओमेगा C है तो I0 अपॉन ओमेगा C। संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर आ गया। ठीक, अच्छा, आपने जब इंडिविजुअली अलग अलग सारे सर्किट पढ़े हैं तो सब में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस भी आपने पढ़ा है। तो क्या आपको याद है प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो धारा से कितनी कला रखता है, π/2। कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर धारा से कितना फेज रखता है, π/2। संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर धारा से क्या फेज में रहता है, मतलब 3 के तीनों π/2। इसका मतलब घर में पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर धारा के साथ समान कला में होता है, याद करिए। इन रेसिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट विल बी इन सेम फेज, दोनों समान कला में होंगे। इंडक्टेंस में क्या होगा, वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा वोल्टेज इंडक्टेंस में। कैपेसिटेंस में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा।
ठीक है, याद रखा करिए भाई, आप लोग तो भूल जाते हो। अच्छा, हमें अब देखो, इसके सिरों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच विभवांतर और इसके सिरों के बीच विभवांतर। अगर ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस हम ऐड कर दें तो किसके बराबर आ जाना चाहिए इसको? आंसर है इस सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाना चाहिए। मतलब किसके बराबर? ई नॉट के इक्वल। सोर्स का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई नॉट। तो अगर इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड कर दें हम, बिकॉज दे आर इन सीरीज, तो तीनों को अगर ऐड कर दें तो ये ई नॉट के बराबर आ जाना चाहिए। पर हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये करंट के साथ कुछ ना कुछ फेज रखता है। कोई सेम फेज में होता है करंट के साथ, कोई करंट से π/2 लीड करता है, कोई करंट से π/2 लैग रहता है। इस वजह से सबको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हम। और देखो कैसे, अगर मैं प्रतिरोध के लिए देखता हूं, इसके लिए मैं करंट बना ली मैंने, इसमें मैं करंट की डायरेक्शन अपने मन से बना लूंगा। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई नॉट, तो मुझे वोल्टेज किस डायरेक्शन पे बनाना चाहिए? प्रतिरोध के लिए बताइए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि करंट थोड़ी छोटी रहेगी, वोल्टेज को बड़ा बनाना रहेगा हमको। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर? प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर की दिशा क्या करी जाए? इसी की डायरेक्शन में बनाए, इससे 90 डिग्री लीड करके बनाए कि 90 डिग्री लैगिंग बनाए? इसी डायरेक्शन पे बनाए, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर धारा के साथ समान कला में होता है। सो दिस इज V ड्यू टू रेसिस्टेंस R। क्लियर? एनी प्रॉब्लम है व्यू? ठीक है। कुंडली के सिरों के बीच के विभवांतर के बारे में कुछ याद है आपको? बताइए। कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर धारा से कला में 90 डिग्री, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, अग्रगामी होता है। वेरी गुड। तो फिर करंट की तो डायरेक्शन हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, दैट वी विल मेक द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस डायरेक्शन। इस दिशा में लेंगे तो हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे बना लिया, आई नॉट। इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जो कि VL हमने माना हुआ है, उसको कैसे निकाल, उसको किधर की तरफ बनाया जाए? इसी दिशा में 90 डिग्री लीडिंग और 90 डिग्री लैगिंग। 90 डिग्री लीडिंग की लैगिंग? पक्का? कसम से? 90 डिग्री लीडिंग। वेरी गुड। याद नहीं रहता आपको, भूल जाते बड़ी जल्दी। दिस इज VL, ओके। 90 डिग्री लीडिंग या π/2 लिख दें, बात एक ही है। कैपेसिटर में आइए देखिए, इसमें ये डायरेक्शन करंट की मैंने बना लिया और इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जिसको हमने VC माना है, इसको बताइए इसी डायरेक्शन पे बनाना चाहिए। 90 डिग्री लीडिंग और 90 डिग्री लैगिंग। 90 डिग्री लैगिंग, पश्चगामी। और इसके सिरों के बीच विभवांतर माना कितना गया है? VC। ये 90 डिग्री पीछे। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब देखो हम क्या करना चाहते हैं। हमने करंट को तो हर बार सेम डायरेक्शन पे लिया, पर सबके क्रॉस वोल्टेजेस जब हमने देखी, इसका वोल्टेज इस दिशा में है, इसके सिरों के बीच का वोल्टेज ऐसा ऊपर की तरफ है, इसके सिरों के बीच का वोल्टेज ऐसा नीचे की तरफ है। तो अगर ये डायरेक्शन अगर I की है तो यही डायरेक्शन किसकी है? VR की। फिर ये डायरेक्शन हमको किसकी मिली? रेड वाली, VL की। और ये डायरेक्शन हमको किसकी मिली? VC की। देखो VR, VL, VC। अगर तीनों वेक्टर इसके वोल्टेज के तीनों, अगर देखो वोल्टेज एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है तो हम इनका जो एडिशन होगा ना वो वेक्टर रूल से ही करना पड़ेगा हमको। अगर ये तीनों वोल्टेजेस एक ही डायरेक्शन पे ऐसे होते,
VR भी, VC भी, VL भी, तो तीनों को हमें डायरेक्ट सिंपली ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट दे आर इन नॉट इन सेम डायरेक्शन। कोई ऐसा है तो कोई ऐसा है तो कोई ऐसा है, इसलिए हम इन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। फिर हमको कैसे ऐड करना पड़ेगा? आंसर है मुझे इन्हें वेक्टर लॉ से ऐड करना पड़ेगा। हम ऐसे जोड़ नहीं सकते इनको। समझ में कुछ आया? तो कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर लॉ क्या कहता है भाई? तो वेक्टर लॉ तो ये कहता है कि तीनों को पहले एक ही फिगर में बनाओ, आरेख बनाइए, उसका डायग्राम बनाइए और उसके बाद आपका उसको ऐड करिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, डायग्राम बनाना ही है तो सबसे पहले आज मैं फेजर डायग्राम ही बना लेता हूं, क्योंकि फेजर डायग्राम ही ऐसा डायग्राम है जो फेज भी बताएगा, सबको दिखाएगा हमको उस डायग्राम पे। तो मैं उसी को बना लेता हूं सबसे पहले। और फेजर डायग्राम आप सभी जानते हैं बड़े अच्छे से कैसे बनता है, तो हम फेजर डायग्राम बनाने चलेंगे। फेजर डायग्राम को हिंदी में क्या कहते हो आप? कला समंजक आरेख। ठीक है, उसके लिए जैसा कि यहां करंट की डायरेक्शन वगैरह ली गई है वैसे ही मैं यहां ले लेता हूं तो आसानी रहेगी। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I नॉट। अब तीन पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है VR, उसे तो आपको करंट की डायरेक्शन पे ही बनाना पड़ेगा भाई। ये देखिए मैंने बना लिया VR। ठीक है, ये हमने VR बना लिया। VL को कैसा बनाना पड़ेगा? π/2 करंट से लीड करेगा वो, ये π/2 एंगल से लीड करने लगा, तो ये क्या आ गया? VL। बउआ हो, समझ नहीं आ रहा बेटा आपको? अच्छा भाई, इसी में मुझे क्या बनाना है? VC। VC किस तरफ बनाना रहेगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो VC मैंने ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बना लिया। सपोज दिस इज VC। अब तीनों वोल्टेजेस मैंने एक ही ग्राफ पे बना लिए, करंट भी बनी हुई है उसी ग्राफ पे। अब मुझे इसको वेक्टर लॉ से ऐड करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, voltage is not a vector quantity, it is a scalar quantity, but still we have to add these all the voltages by the law of vector addition। विभवांतर अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमको इन्हें वेक्टर लॉ से ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव सम डायरेक्शन इन दिस केस। इस स्थिति में तीनों के पास कुछ ना कुछ अपनी दिशा है, तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्टली ऐड किस कंडीशन पे कर सकते थे? अगर वो सब एक ही डायरेक्शन पे होते फिर हम कर देते, ऐसे तो नहीं कर सकते। वेक्टर लॉ लगानी पड़ेगा आपको। चलिए लगा लीजिए। अब वेक्टर लॉ क्या कहता है? एट दिस पॉइंट देयर आर 3 वोल्टेजेस VR, VL एंड VC। कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे ऐड करना चाहिए? तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले आप VL और VC को देखिए। देखा आपने? आप देख रहे हैं कि VL और VC बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं। अब दो सदिश अगर एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं तो उनको कैसे, क्या रिजल्ट निकालते हैं आप? उनका कैसे निकालते हैं? एक में से दूसरे को माइनस करके, यही तो करते हैं, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक में से दूसरे को माइनस करना है। अब VL और VC बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमें VL या VC में से किसी एक में दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। आइदर वी कैन सब्ट्रैक्ट VC फ्रॉम VL और वी कैन सब्ट्रैक्ट VL फ्रॉम VC। चाहे तो हम VL में VC माइनस कर लें या हम VC में VL माइनस कर दें, बट अगेन देयर इज अ कंडीशन कि बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करते हैं, उसके रिजल्ट निकलेगा। तो इसमें से बड़ा कौन दिख रहा है आपको? VL और VC की आंसर हमने बनाया ही ऐसा है उसको, इसका कोई सीक्रेट नहीं है, हमने उसको बनाया ही ऐसा है। हमने मान लिया है, मान लिया क्या मान लिया कि VL और VC हमने मान लिया है। देखो सभी ध्यान से समझो, VL में कौन आ रहा है? ओमेगा, और VC में कौन आ रहा है? ओमेगा। दोनों में ओमेगा आ रहा है, बट उनमें फर्क है। इसमें ओमेगा अंश में आ रहा है, इसका ओमेगा हर में आ रहा है।
समझ रहे हैं? अब हमने मान लिया क्योंकि एसी यूज कर रहे हैं तो एसी का फ्रीक्वेंसी हाई होता है या लो फ्रीक्वेंसी की होती है? हाई फ्रीक्वेंसी एसी होती है। अब अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वीएल कैसा होगा? बड़ा। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वीसी कैसा होगा? छोटा। सिंपल। नहीं समझ में आया? एसी इज अ हाई फ्रीक्वेंसी करंट 50 साइकिल पर सेकेंड। 50 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकंड में आप पलक झपका के उठाओगे 50 चक्कर लग गए उसके। इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी करंट। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से हमने मान लिया कि वीएल कैसा है? बड़ा। और वीसी कैसा है? छोटा। अब समझ आ गया? तो मैंने बनाया। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कभी वीसी बड़ा हो जाए वीएल छोटा हो जाए, पॉसिबल है। लेकिन मैंने नॉर्मल केस ले लिया है जिसमें वीएल बड़ा है और वीसी छोटा है। समझ आ गया अभी आपको कि वीएल बड़ा वीसी छोटा क्यों लिया जा रहा है यहां? ओके। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे आप बताइए मुझे? बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दे। कौन बड़ा बोलो? छोटा कौन? माइनस कर दे। इतना बड़ा है वीसी, ठीक है, और वीएल में से इतना हमें माइनस कर देना है। ये नाप के ले गए, इतना माइनस कर दो, इतना माइनस कर दो। समझ आ गया आपको? अरे नहीं समझ में आया? हटाने को था, घटाना था, मतलब हटाना था। समझ आ रहा है आपको? तो वीएल में आपने तो बताया मुझे और आप ही अब कह रहे हो नहीं हो सकता। वीएल इतना बड़ा है, वीसी इतना छोटा है। वीएल में से वीसी को आप माइनस करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, मींस आप हटाना चाहते हो उसको। तो इतना लंबा वीसी है, मैं यहां पर नाप के ले गया, इतना लंबा वीसी हटा दिया। अब आप मुझे बता सकते हैं ये कि क्या है? अरे यार बोलो भाई, ये क्या है? हाँ जी, वीसी है। इतना लंबा तो यहां माइनस किया है हमने, तो ये पूरा वीएल है, बट दिस स्मॉल लेंथ इज वीसी। क्लियर? दिस इज वीसी नाउ। अच्छा अब बताइए, तो ये क्या बचा फिर? ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है? अब आप समझ गए। देखो बड़े होशियार है यार आप लोग। आप जानते हैं यही रीजन है कि मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। वीएल माइनस वीसी, ये लेंथ कितनी बची? अभी जल्दी से बता दीजिए मुझे, ये लेंथ बताइए। अरे जल्दी से। ये क्लियर? अब ये दो का एक कर लिया मैंने, ये यहां से खत्म, हट गया। अब हट गया तो क्यों बचेगा वहां? अब अभी तक कितने पोटेंशियल डिफरेंसेस थे आपके फिगर में? 3, 2 थे, 3 थे, वी आर वीएल वीसी। अब कितने बचे? 2। कौन कौन से? एक वीएल माइनस वीसी और दूसरा, ओ नो, ये भी हट गया है ना। अब एक वीएल माइनस वीसी बचा और एक वीआर बचा। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 पोटेंशियल डिफरेंसेस ओनली। केवल इन 2 विभवांतरों का ही अब आपको परिणामी निकालना है बस। अब 2 का परिणामी निकालना कैसे निकालते हो? तो इसके लिए हम समांतर चतुर्भुज का नियम यूज करेंगे। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है? यहां से इसके पैरेलल एक लाइन बनाइए और यहां से इसके पैरेलल एक लाइन बनाइए। जहां पर दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, अपने इस कॉमन पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दीजिए। ये जो लाइन आएगी यही वी आर और वीएल माइनस वीसी के परिणामी को व्यक्त करेगी। कुछ बात हमारी समझ में आई? आ गई अब आपको समझ में? ओके। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वी आर और वीएल माइनस वीसी का रिजल्टेंट कौन होगा? क्या लिखें सिंबल इसका? इसका सिंबल क्या लिखा जाए? सब जानते हो, सब जानते हो आप। हाँ जी, वीसी लिखा जाए। क्यों? फिर से सुनो, फिर से सुनिए। आप लोगों की बीमारी ना भूलना। देखो याद करिए, शुरुआत में मैंने क्या बोला कि जब तीनों के वोल्टेजेस जुड़ जाएंगे ना, उस वक्त ये किसके बराबर आएगा रिजल्टेंट इसका? ई नॉट के बराबर। याद आया कुछ आपको कि तीनों का परिणामी कितना है? ई नॉट ही तो सप्लाई दे रहे हो
और ई नॉट ही जाके इस पे डिवाइड हो गया, तो तीनों को जब जुड़ के आएगा तो वो क्या बनेगा? अभी याद आ गया? तो अब तो तीनों को जोड़ लिया यार, जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? पहले इन दोनों को, फिर अब इसको। तो अब जो ये फाइनल रिजल्टेंट मिला है, दिस इज नोन एज ई नॉट। दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ सप्लाई टू द सर्किट। सर्किट में जितना ईएमएफ आपने सप्लाई किया है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। समझ में आ गया? ये बस मेरी वजह से आपने हाँ कर दिया। आ गया? पक्का? ओके। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए कि कितना होगा ये। अभी तो हमने फेजर बनाया है इसका खाली। और एक चीज देखिए, इस फिगर पे ध्यान से मुझे बताइए, ये जो फिगर है उस पे ई नॉट करंट से अग्रगामी है कि पश्चगामी है? अग्रगामी है। कितने एंगल से अग्रगामी है? π/2 से या π/2 के अलावा कुछ और एंगल है? π/2 एंगल से। अरे बउआ हो, देखो बेटा, ये बेटा किसकी डायरेक्शन है? करंट की। ये किसकी डायरेक्शन है? वोल्टेज की। आपको ये दोनों के बीच का एंगल π/2 दिखता है? कितना है? देखो, वोल्टेज अग्रगामी है, ये तो क्लियर है, पर π/2 नहीं है भाई। आप भी देख लो, π/2 है क्या? आप झूठ चाहे बोल दो, पर π/2 नहीं है। π/2 से कैसा है? कम है थोड़ा। इसको कुछ मान लो, मान लिया कि कितना अग्रगामी है? फाई एंगल से अग्रगामी है ये। तो क्या मान लिया हमने? वोल्टेज कला से धारा में फाई कोण अग्रगामी है। क्या ये कभी पश्चगामी हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? कब हो सकता है? बिल्कुल सही है। कब हो सकता है? जब VC बड़ा हो जाएगा और जिस दिन VL छोटा रह जाएगा ना, उस दिन ये आपका परिणामी वोल्टेज पश्चगामी भी हो जाएगा करंट से। नहीं समझ में आया बउआ? भाई जब VC बड़ा होता तो VC बड़ा होता तो फिर इसमें हम इसको माइनस करने जाते ना, तो परिणामी नीचे की ओर मिलता हमको, और फिर उसका रिजल्टेंट ऐसा आता। उस समय धारा से कैसा हो जाता? पश्चगामी हो जाता। अब ये समझ में आ गया? तो एक चीज तो मैं यहां नोट करना चाहूंगा, माना ई नॉट आई नॉट से कला में फाई कोण से अग्रगामी है। और क्या ये कभी हमेशा अग्रगामी रहेगा? पश्चगामी भी हो सकता है। किस केस में पश्चगामी हो जाएगा? जब VC ग्रेटर होगा और VL स्मॉलर होगा। समझ आ गया सभी को? ठीक, ये भी हमने कर लिया। अगर आप ये सीख गए तो क्या आप मुझे करंट की इक्वेशन बता सकते हैं? आप सब जानते हो, आप जानते हैं मेरे बच्चों को कितना पता है कितना नहीं पता, ये मुझे मालूम है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ करंट मुझे बता सकते हैं। बताइए, कौन बताना चाहता है इक्वेशन की करंट की? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन। साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या ये सही है? बताइए। अरे इतने सारे लोग बैठे हो, आप भी तो कुछ सोचोगे कि आप कुछ नहीं सोचोगे, दूसरे का सोचा हुआ यूज करोगे आप। फिर से देखो, आगे कौन है? वोल्टेज। पीछे कौन है? करंट। ई नॉट आई नॉट से कला में फाई कोण अग्रगामी है, तो अगर ई अग्रगामी है तो आई पश्चगामी होगा। कितने कोण से पश्चगामी है? फाई कोण से। ई की कला कितनी है? ओमेगा टी। ई का फेज कितना है? ओमेगा टी, और आई उस ओमेगा टी से फाई कोण पीछे है। तो क्या इक्वेशन बनानी चाहिए हमको? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस और प्लस माइनस
फाई। वेरी गुड। बताइए, देखिए कैसे बातों बातों में करंट की इक्वेशन आ गई। आ तो गई, पर क्या आपको समझ में आई? आ गई ना समझ में? भाई ई का फेस कितना है? ई का फेस है ओमेगा टी, तो आई का फेस उससे फाई एंगल पीछे है, तो ओमेगा टी माइनस फाई हमने कर दिया। ये एक करंट की इक्वेशन आ गई। तो वोल्टेज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन। अभी फिगर में फिर से आ जाते हैं वापस, और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी आखिरकार। ठीक है, अब परिपथ का परिणामी वोल्टेज, अब लास्ट रिजल्टेंट मिलने जा रहा है, तो ई नॉट क्या कोई बता सकता है कितना होगा? पहले ध्यान से देखो सभी बच्चे, ये एंगल बताओ 90 डिग्री। अगर बेटा ये VL माइनस VC है, तो क्या हम इसको भी कह दें कि ये भी VL माइनस VC के बराबर होगा? कह दें? कह दिया। लो भाई, क्यों अच्छा कह दे रहे हैं आप? क्योंकि हमको ये एक आयत दिख रहा है, और आयत की आमने सामने की भुजाएं। अच्छा, अब इस डायरेक्शन पे कौन है? VR। इस डायरेक्शन पे कौन है? VL माइनस VC। ये रिजल्टेंट मुझे चाहिए। दोनों VR और VL माइनस VC दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर हैं। क्या आपको याद है जब दो राशियां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस स्क्वायर ऑफ। याद आया? एक दिशा में होने पर सिंपली ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन पे होने पर बड़े में छोटे को माइनस कर दो, और परपेंडिकुलर होने पर स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द क्वांटिटीज। दोनों राशियों के वर्गों के योग का वर्गमूल निकाल लो। मतलब अंडर रूट पहली राशि का स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट पहली राशि कोई भी मान लो, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। क्या हमने सही लिखा? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा सर्किट पे आपको, LCR सीरीज सर्किट पे। ये फाई की वैल्यू कितनी होगी? फाई निकाल सकते हैं। देखो, अगर ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका परपेंडिकुलर और बेस हमको पता है, लंब और आधार हमको मालूम है। डू यू हैव एनी फॉर्मूला विच रिलेट परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल? किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार को संबंध बना करने वाला एक ऐसा सूत्र है कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास? कौन? tan। तो इस त्रिभुज में tan फाई लगाते हैं। tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू बताइए जल्दी से भाई। हाँ हाँ बोलो। VL माइनस VC। वेरी गुड। और बेस की वैल्यू VR। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर है ये निकाल सकते हो। समझ आ रहा है आपको? फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हो कि वोल्टेज करंट से कितना एंगल से अग्रगामी है। π/2 तो नहीं है, उससे कम है फिलहाल, बट ये फॉर्मूला है जो आपकी हेल्प करेगा कलांतर को पता लगाने के लिए। अब ये बताओ, यहां तक सबको सब बातें क्लियर है? अब एक और बड़ी मजेदार चीज देखिए, ये ट्रायंगल है। क्या आप समरूप त्रिभुज के बारे में कुछ सुना है कभी आपने? नहीं सुना? जानते हैं? सुना नहीं है, केवल जानते हैं बस। चलिए मैं आपको बताता हूं। समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है अंग्रेजी में उन्हें। सिमिलर ट्रायंगल अगर कौन से ट्रायंगल होते हैं?
पढ़ा होगा क्लास 10th में, मेरे ख्याल से रहते हैं सिमिलर ट्रायंगल, 10th में या 9th में कभी होंगे। आपको शायद ये पता हो, जैसे सिमिलर ट्रायंगल कोई आप बनाते हो, सिमिलर ट्रायंगल नहीं, सॉरी, एक ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकता। सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमको कितने ट्रायंगल चाहिए? 2। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर एक त्रिभुज ये है तो इसी का समरूप त्रिभुज एक, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका समरूप त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ही हो सकता है। और देखो मैं एक खास बात बताऊं समरूप त्रिभुज की, इसकी जो भी साइड्स हैं, मान लिया इसकी साइड है 10, 8, 6, मान लिया ये इसकी साइड्स हैं 8, 10 और 6। अब हमने क्या किया, हमने किया ये सबको 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगी? 5, ये क्या हो जाएगी? 4, ये क्या हो जाएगी? 6, 5, 4, 3, 6 नहीं सॉरी 3। आप जानते हो, देखो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, कोई भी ट्रायंगल आपका हो, उसकी सभी भुजाओं में अगर सेम नंबर से आप डिवाइड करवा दोगे तो इस प्रकार जो भुजाएं मिलेंगी उनसे बनने वाला त्रिभुज आपके पहले वाले त्रिभुज के समरूप ही आएगा। और आप देख लो, ये भी 10, 8, 6 थी, समकोण त्रिभुज था, ये भी 5, 4, 3 है, समकोण त्रिभुज आ रहा है। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए एक बार, अगर एक ट्रायंगल आपके पास है, उसकी तीनों साइड्स आपको मालूम है, उन तीनों साइड्स में, तीनों में, लेकिन याद रहे तीनों में, उन तीनों में किसी सेम नंबर से आप डिवाइड कर दो तो वो साइड बदल जाएंगी। बदली हुई भुजाओं से एक त्रिभुज बनाइए। ये जो नया वाला त्रिभुज बनेगा ना, ये पुराने वाले त्रिभुज के समरूप ही बनेगा। ये समरूप त्रिभुज की एक खास बात है, एक स्पेशलिटी है। क्या अब आपको समझ में आ गई ये बात? ये कहां, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, देखिए आपने यहां पर देखा है वोल्टेज का ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को आप बोल सकते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। क्योंकि ये वोल्टेज के बारे में हमको बताता है। हम क्या करना चाहते हैं, हम इसकी ये वाली साइड क्या है? VR, ये VL माइनस VC, ये E0 है। हम इसकी तीनों साइड्स में ना एक सेम नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं। अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो जो नया त्रिभुज मिलेगा वो भी इसका क्या, कौन सा त्रिभुज आएगा? इसका समरूप ही आएगा। मतलब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो भी कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो मैं बनाना चाहता हूं, ये एंगल उसमें भी कितना रहेगा? 5। भाई समरूप त्रिभुज है ना, तो एंगल्स चेंज नहीं हुए, सारे एंगल सेम रहेंगे। ये 5 रहेगा, ये π/2 यानी कि 90 डिग्री रहेगा। हाँ, साइड में बदलाव आ जाएगा। तो सभी साइड्स में आप किससे डिवाइड करना चाहते हो बताइए? I0 से। किससे भाग देंगे? I0 से। वोल्टेज ट्रायंगल की सभी भुजाओं में I0 से भाग करने पर, चलिए देखिए यहां पर कौन सी साइड है बेटा बताओ? VR है, और VR में आप क्या करोगे? I0 से डिवाइड करोगे। ये कौन सी साइड है भाई? VL माइनस VC, इसमें भी किससे डिवाइड करोगे? I0 से। ये साइड कौन सी है? E0 है कि नहीं? इसमें भी किससे डिवाइड करोगे? I0 से। ठीक है, हमको चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं ये काम क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सर्किट है ना, जिसमें तीनों एलिमेंट्स सीरीज में लगे हैं, ये सर्किट के तीनों एलिमेंट मिल करके करंट के रास्ते पर कितना अवरोध लगाएंगे।
अपोजिशन टू द करंट निकालना चाहते हैं इन एलसीआर सीरीज सर्किट, इसलिए हम कर रहे हैं। अब आप सोचोगे ऐसा करने से अपोजिशन निकलता है क्या? ऐसे ही करने से निकल आएगा, आप देखो। इसलिए तो कोई दूसरा मेथड यूज नहीं किया। ये मेरा मकसद था ये बताना भी कि ऐसे भी हो सकता है। अदरवाइज आप जानते हो मैं क्या कर देता, यहीं पर मैं कर देता, यहीं पर मैं आई नॉट से डिवाइड करके निकाल के बता देता। उससे भी तो ई नॉट अपॉन आई नॉट से क्या आ जाता, अवरोध आ जाता। हम यहां से भी कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे भी सीखो, देखो। अब आप मुझे ध्यान से बताइए वी आर अपॉन आई नॉट को क्या लिखा जा सकता है? वी आर अपॉन आई नॉट क्या लिख सकते हैं? सबको पता चल गया? तो इसका मतलब ये साइड अब क्या बन जाएगी? आर, ये बन जाएगी VL माइनस VC अपॉन आई नॉट। तो जब VL अपॉन आई नॉट करोगे, VL अपॉन आई नॉट, उसकी जगह पर क्या आएगा? XL, और VC अपॉन आई नॉट XC। तो VL अपॉन आई नॉट XL, VC अपॉन आई नॉट XC। समझ आ रहा है आपको? E नॉट अपॉन आई नॉट, व्हाट इज दिस? क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? आपने 3 सर्किट इससे पहले पढ़े हैं, इंडिविजुअली लगाए थे सारे के सारे, L, C और R। सब में E नॉट अपॉन आई नॉट को क्या बोला गया है? अपोजिशन टू करंट, धारा के मार्ग में अवरोध। तो ये भी धारा के मार्ग में क्या है? अवरोध है। पर यहां पर ये अवरोध एक सिंगल एलिमेंट की वजह से नहीं है। ना तो ये केवल R की वजह से है, ना तो ये केवल L की वजह से है, ना तो ये केवल C की वजह से है, बल्कि ये तीन एलिमेंट की वजह से है। कुछ बात समझ में आई हमारी बात? जब सिंगल की वजह से होता था, सिंगल एलिमेंट की वजह से, तो प्रतिरोध वाले का R माना था, प्रेरकत्व वाले का XL माना हुआ था, और धारिता वाले का XC माना हुआ था। पर आज ये धारा के मार्ग में अवरोध तो है, लेकिन ये अपोजिशन किसी एक एलिमेंट की वजह से हो ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? ये अपोजिशन 3 एलिमेंट की वजह से है, इसलिए हम इसका अलग ही नाम रखना चाहते हैं। और ये जो अपोजिशन आई है ना, अपोजिशन करंट को क्या करती है? कम कि ज्यादा बढ़ा देती है। जितना ज्यादा अपोजिशन होगा करंट उतनी ही कम हो जाएगी। तो अपोजिशन करंट को कम कर देती है, घटा देती है। अंग्रेजी में घटाने को, कम करने को इंपीड कहा जाता है, कि वो क्या कर देती है? इंपीड कर देती है। इसलिए ये वाले अपोजिशन का हमने नाम रख दिया इंपीडेंस। क्या नाम रख दिया? इंपीडेंस। और इंपीडेंस को हिंदी में बोला गया प्रतिबाधा। क्या बोला हमने? और इसको हमने ना Z से इसका सिंबल बनाया, इसको हिंदी में बोला प्रतिबाधा। अंग्रेजी में क्या कहा गया इसको? इंपीडेंस बोला गया। ठीक है। अब अगर ये इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, तो यहां पर E नॉट अपॉन आई नॉट को क्या बोला गया है बताइए? Z से लिखा गया है, और इसको हम कहेंगे प्रतिबाधा। ठीक है। और यह प्रतिबाधा क्या है? क्या आपको पता चला? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L, C और R का जो कंबाइंड अवरोध लगेगा, जो कंबाइंड अपोजिशन होगा, उसको हम बोला करेंगे प्रतिबाधा। एसी सर्किट्स में L, C व R के कंबाइंड इफेक्ट से जो
धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा उसे परिपथ की प्रतिबाधा कहा जाता है। तो कंबाइंड इफेक्ट जब भी आएगा उसको हम इंपीडेंस ही बोलेंगे, प्रतिबाधा ही बोलेंगे और Z से रिप्रेजेंट करेंगे उसे। अब क्योंकि आपने, और आप जानते हैं एक चीज और मैं बताऊं बड़ी अच्छी सी, ये जो ट्रायंगल यहां बन के मिल रहा है ना आपको, यहां ट्रायंगल वोल्टेज शो करता था, इसका नाम था वोल्टेज ट्रायंगल। यहां ट्रायंगल क्या शो कर रहा है? इंपीडेंस, इसका नाम है इंपीडेंस ट्रायंगल। इसका हमने क्या नाम रखा है? इंपीडेंस ट्रायंगल इसका नाम रखा गया है। अब जगह नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें Z कैलकुलेट करना है भाई, तो आप प्लीज इससे नोट करें, फिर Z कैलकुलेट करते हैं। इंपीडेंस कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? फिर से देखो जरा, ये कैसा त्रिभुज है बताइए? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की ये साइड किसको रिप्रेजेंट करती है? Z को। ये साइड XL माइनस XC को, और ये वाली साइड जो है R को रिप्रेजेंट करती है। और ये समकोण त्रिभुज है, Z इसका कर्ण है। फिर से इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम से Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो धारा के मार्ग में अवरोध, धारा के मार्ग में अवरोध कैसे कैलकुलेट किया जाता है? E नॉट अपॉन I नॉट, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा, इंपीडेंस, और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज इक्वल टू, बताइए कितनी वैल्यू आएगी? समकोण त्रिभुज है ना, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लो ना, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये बेटा परिपथ की प्रतिबाधा निकल के आ गई। परिपथ में इतनी प्रतिबाधा लगेगी। ठीक है, अगर करंट को कैलकुलेट करोगे आप तो क्या होगी? अवरोध, यानी कि Z इज इक्वल टू E नॉट अपॉन I नॉट आया है। देखो Z इज इक्वल टू E नॉट अपॉन I नॉट है। अगर यहां से I नॉट की वैल्यू निकाली जाती तो कितनी मिलेगी आपको? इधर भेजो, ये इधर भेज दो, E नॉट अपॉन Z, ये I नॉट की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है ना ये? अच्छा, तो ये प्रतिबाधा आ गई। अब देखो ये हम किसकी वजह से स्टडी कर रहे हैं? LC और R जब तीनों आपस में कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं। हमने वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया, फाई, हाँ फाई भी कैलकुलेट कर लो इसकी मदद से। यहां भी लगा दो tan फाई। tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कलांतर फाई के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? बताओ भाई, tan फाई की क्या वैल्यू लिखी जाए? हाँ बताओ, लंब बटे आधार करोगे? लंब में कौन है? आधार पे XL माइनस XC अपॉन, तो यहां से भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये जो हम वोल्टेज, प्रतिबाधा ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये सब कर रहे हैं जब तीन एलिमेंट लगे हैं। बाई चांस किसी सर्किट में केवल दो ही एलिमेंट हो तो क्या होगा?
अगर एक सर्किट है जिसमें एल और आर लगे हैं, एक सर्किट इसमें सी और आर लगा है, ठीक है। देखिए एसी सर्किट विथ ओनली एल एंड आर, बउआ देखो एसी सर्किट विथ ओनली एल एंड आर, केवल एल और आर अगर सर्किट में हो, सी उसमें मौजूद नहीं है, उस वक्त हम ये सारी चीजें जानना चाहते हैं कि क्या होगा, उसका परिणामी वोल्टेज बताओ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्या हटा दिया गया है बताइए, सी, तो इनके फॉर्मूले से सी हटाते जाइए आप भी। तो परिणामी वोल्टेज का सूत्र क्या बनेगा बताओ जल्दी से, अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर। समझ आ गया आपको? अच्छा, tan फाई के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए, कौन मौजूद नहीं है, सी, तो वीसी वहां से हटा दो, वी एल अपॉन यहां से tan, और इसको भी एक साथ लिख दो, सी नहीं है तो कैसे निकालोगे, एक्सएल अपॉन ऐसे tan फाई निकल आएगा। प्रतिबाधा उस समय कितनी होगी सर्किट की, Z इज इक्वल टू, बताओ Z का मान ये निकला है, अब C मौजूद ही नहीं है सर्किट में, तो क्या बचेगा प्रतिबाधा की वैल्यू, आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर, और एक्सएल एक्ससी, एक्सएल का सूत्र आप ओमेगा एल लिख सकते हो, एक्ससी का 1 अपॉन ओमेगा सी, वो कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। ये परिपथ की प्रतिबाधा आ गई, ये परिणामी वोल्टेज, कलांतर, और ये परिपथ की प्रतिबाधा। समझ में नहीं आया आपको? अच्छा, उस वक्त इसका ट्रायंगल कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन पे हमने किसकी डायरेक्शन दिखा दी, रेसिस्टेंस का वोल्टेज, किसको हटा दिया है हमने, केवल एल और आर है, तो इसके सिरों के बीच का वोल्टेज π/2 कला में अग्रगामी रहेगा, π/2। समझ आया? अब VC है ही नहीं उस पे, तो वो बनाना ही नहीं है आपको। इस पे बताइए करंट की इक्वेशन बताइए, इसकी क्या आएगी, इसमें करंट वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पीछे है, इस बार फाई नहीं है, तो इसकी इक्वेशन आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। उस समय करंट की इक्वेशन ये आती। बहुत सारी चीजें हैं जो आप निकाल सकते हो। परिणामी निकालने के लिए हमने ऐसा बनाया, इसको नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रही बेटा, 1 मिनट रुक जाइए आप। ये हमने जब ऐसा बनाया, ये आएगा ई नॉट, देखो π/2 पीछे नहीं है, परिणामी वोल्टेज तो ये है ना, और करंट ये है, तो परिणामी वोल्टेज करंट से फाई आगे है, π/2 पीछे नहीं है भाई। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हटा दीजिए। इक्वेशन करंट की वही रखिए आप, फाई का मान यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ समझ में आई बात हमारी, कहां गलती हो रही थी? हमने केवल इस वोल्टेज को देख के आपको बता दिया था, जबकि 2 वोल्टेजेस हैं, इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो इस डायरेक्शन पे आएगा, और π/2 आगे नहीं है वो, या करंट उससे π/2 पीछे नहीं है। कुछ भी आप इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ये उस समय इसका ट्रायंगल बनेगा, वोल्टेज ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल, इसी में बना सकते हो आप। इसके बाद हम अगला सर्किट कौन सा ले रहे हैं, एसी सर्किट विथ ओनली सी एंड आर। बउआ हो देखो,
आप कैसा एसी सर्किट हमने ले लिया जिसमें केवल कौन कौन है, कैपेसिटर है और रेसिस्टर है, बस ऐसा एक सर्किट हमने ले लिया। ऐसा सर्किट अगर आप लेंगे तो उसमें ये सारी चीजें बताइए। ई नॉट की वैल्यू बताइए क्या होगी, वहां से किसको हटा दोगे अब, एल को, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर। कला के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां से वी एल हटाना पड़ेगा, वी सी अपॉन और माइनस वी सी अपॉन आर, और अगर यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स सी अपॉन आर। माइनस क्या संकेत करता है, माइनस ये संकेत करता है कि इस बार जो कला होगी वो नीचे की तरफ होगी, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नहीं होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगी। ये यहां से फाई के लिए वैल्यू आ जाएगी। प्रतिबाधा के लिए बता दीजिए, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस, हाँ क्या बचेगा, एक्स सी स्क्वेयर। ये प्रतिबाधा के बारे में वैल्यूज की आ जाएगी। और ट्रायंगल बना लेते हैं इसका। तो अगर ये करंट की डायरेक्शन है आई नॉट, तो इसी डायरेक्शन पे प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज वी आर रहेगा। संधारित्र के सिरों के बीच का वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ये हमने VC बना दिया। अब VR और VC का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, फिर वही समांतर चतुर्भुज नियम, ऐसा बना देंगे। इस बार ये आ जाएगा E नॉट, और बेटा देखो इस बार ये I नॉट से कला में कैसा है, पीछे, फाई एंगल से पीछे है ये, और इसीलिए माइनस आ रहा है, देखो क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नापा जा रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन इस पे लग के आ रहा है। ये ट्रायंगल भी बना लिया हमने उसका। तो आप चाहें तो अगर इसको पढ़ लेते हैं आप सब कुछ, तो आप दो दो एलिमेंट वाले सर्किट भी आप कर सकते हो। समझ आ रहे ना हमारी बात आपको। अच्छा, इसके बाद अगर किसी सर्किट में केवल L और C है तो क्या होगा, AC सर्किट विथ ओनली L एंड C, ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल और केवल कौन लगा है, L और C है, कौन नहीं है इस बार। वैसे एक चीज बताएं, ऐसा कोई सर्किट हो ही नहीं सकता। आप L को और C को जोड़ने के लिए तार लगाओगे, तार में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है, तो ऐसा सर्किट फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। नहीं पढ़ते, इसको हटाओ, हटा दें इसको, ऐसा सर्किट होएगा ही नहीं। करने को आप निकाल सकते हो एक ऐसा सर्किट जिसको मान लो आप कि उसमें प्रतिरोध नहीं, आप मान लो तो हो जाएगा, बिना माने नहीं हो सकता, क्योंकि आप L को C को कनेक्ट करने के लिए जो तारी यूज करोगे, जो वायर यूज करोगे, उन तारों का अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। आप सिल्वर भी यूज कर लोगे ना तो भी प्रतिरोध होता है कुछ ना कुछ उसका। तो प्रतिरोध को तो आप हटा ही नहीं सकते, इसलिए हम ये कैसे कह दें कि उस सर्किट में प्रतिरोध नहीं है। इसलिए आप मत पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ठीक है, अच्छा ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। लगता है आपका मन नहीं लग रहा है, मैं बता ही देता हूं। चलो हटाओ, एसी सर्किट विथ ओनली L एंड C। देखो, लेकिन याद रहे, मान लिया कि उस सर्किट का प्रतिरोध नगण्य है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता। मैं बार बार कह दे रहा हूं आपसे, सर्किट का प्रतिरोध कैसा है, ना के बराबर। उस समय बताइए परिणामी विद्युत वाहक बल या परिणामी वोल्टेज क्या होगा,
बताओ, ये हटेगा, ये आएगा, अब ये खत्म हो गया, ये बचा, तो इसका तो वर्गमूल बाहर आ सकता है, तो क्या आ जाएगा? दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज इन एलसी सर्किट। इसे क्या बोलते हैं? एलआर सर्किट, सीआर सर्किट। और वो कौन सा सर्किट है? एलसी सर्किट है। नहीं समझ में आया? ये एलसी सर्किट है। परिणामी वोल्टेज कलांतर के बारे में बताइए। tan phi VR कैसा हो गया? 0। अगर 0 हो गया तो 0 से इसको डिवाइड करोगे, क्या आएगा? इन्फिनिटी। चाहे आप इससे अगर निकालोगे तो इसमें भी तो R नहीं है, R 0 हो गया तो tan phi कैसा आएगा? उससे भी, दोनों से इन्फिनिटी आएगा। और tan phi इन्फिनिटी कब होता है बताओ? जब phi होता है π/2। मतलब साफ है कि एलसी सर्किट में विभवांतर और धारा के बीच कलांतर कितना होता है? π/2। कुछ बात समझ में आई आपको? इतना कलांतर होता है। अब यह हो सकता है कि इस कलांतर से अग्रगामी होगा वोल्टेज या इतने कलांतर से पश्चगामी होगा वोल्टेज। यह डिपेंड करेगा कि VL और VC कैसे हैं। अगर VL बड़ा होगा तो π/2 कला से अग्रगामी होगा, अगर VC बड़ा होगा तो π/2 कला से वोल्टेज धारा से पश्चगामी हो जाएगा। फिर यह VL और VC पर डिपेंड करेगा। और क्या निकालते हैं? प्रतिबाधा बताइए। बोलो भैया, प्रतिबाधा कितनी आएगी बेटा? R नहीं है इस पे, कहां से निकाली गई थी? यहां से। R नहीं है, क्या बचेगा? होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर इतना बड़ा गुना बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा? XL माइनस। नाउ दिस विल बी द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। आप एक चीज और आपके मन में शायद आ रहा होगा कि जब L, C, R तीनों लगे रहते हैं, तीनों एलिमेंट लगे होते हैं, तो अवरोध को प्रतिबाधा कहा गया है। तो जब दो दो लगेंगे तो अवरोध को क्या बोला जाएगा? ये मन में नहीं आ रहा था आपके? देखो, सिंगल एलिमेंट है तो प्रतिघात, सिंगल एलिमेंट है तो प्रतिघात, कभी धारितीय प्रतिघात तो कभी प्रेरकीय प्रतिघात। लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन में चाहे दो दो आए चाहे तीन आए, फिर हम उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा ही बोलते हैं। तो दो दो वालों में भी इसको प्रतिबाधा कह सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं, सुन लीजिए आप मेरी बात। आप एक काम कर सकते हैं, जब दो दो चीजें सर्किट में दो दो एलिमेंट आएंगे ना, तो ये वाली जो प्रतिबाधा आई है इसको आप बोल सकते हैं प्रेरकीय प्रतिबाधा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन है? L है। अब आप सोचोगे R भी तो है, तो R को क्यों नहीं कह रहे हो? तो R तो सब में होता है। R के बिना कोई सर्किट है क्या इस दुनिया में? प्रतिरोध के बगैर कोई सर्किट इस दुनिया में हो सकता है? तो R सब में है, इसलिए R को लेकर नहीं, हमने L को नाम लेके रखा। इसको हम क्या नाम रख सकते हैं? प्रेरकीय प्रतिबाधा। प्रेरकीय प्रतिबाधा कह सकते हैं। इंडक्टिव इंपीडेंस, अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? इंडक्टिव इंपीडेंस। ठीक है। अच्छा, इस प्रतिबाधा को क्या बोलोगे बताइए? इसमें C के साथ R है, धारितीय प्रतिबाधा कह सकते हैं आप इसे। धारितीय प्रतिबाधा, अंग्रेजी में कैपेसिटिव इंपीडेंस, कैपेसिटिव इंपीडेंस इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो। समझ आ रहा है? अच्छा, ये प्रतिबाधा आ गई। देखो, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका ट्रायंगल नहीं बनेगा भाई। ये करंट की डायरेक्शन बना ली हमने, इसमें दो चीजें केवल VL और VC। VL ये बना दिया हमने और VC ये बना दिया हमने। VR इसमें है ही नहीं। ये VC के बराबर रिजल्टेंट निकालोगे, इतना कट हो जाएगा इसमें से।
तो ये आ जाएगा VL माइनस VC, यही रिजल्टेंट है। और देखो बेटा फिगर में भी आप देखो VL और VC का रिजल्टेंट कितना आया, VL माइनस VC, देखो VL माइनस VC आया है, देख रहे? ये जो रिजल्टेंट इसका है, ये धारा से आप देखो 90 डिग्री अग्रगामी है, 90 डिग्री कलांतर आया था, फिगर में भी दिख रहा है 90 डिग्री। प्रतिबाधा निकालने जाओगे तो प्रतिबाधा इसी में बस I नॉट से आप डिवाइड कर दोगे, प्रतिबाधा मिल जाएगी। तो VL अपॉन I नॉट XL और VC अपॉन I नॉट XC, सिंपल है। इस तरह से इसका ये फेजर डायग्राम बन जाएगा। तो हमने तीनों के कॉम्बिनेशन का सर्किट पढ़ा, पर बीच में हमने स्विच कर लिया किस पे, 2-2 के सर्किट पे भी बना दिया उसी से। तो 2-2 का सर्किट पढ़ने से भी आप वंचित नहीं रहे और तीनों का पढ़ ही रहे हैं। और अभी भी ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है LCR सीरीज सर्किट में। जैसे क्या कैलकुलेट करना रह गया है, क्या कैलकुलेट करना रह गया इस पे? हाँ, इसमें करंट हम चाहते हैं सर्किट में कैसी हो, मैक्सिमम। करंट को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं ये अब हम पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास पे, ठीक है? तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।